अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोजेक्टाइल का लेसन नंबर 2 है ये। इसके अंदर हमने जिसको चीज़ को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ वो है कि काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोजेक्टाइल। अब काइनेटिक एनर्जी भी एक स्पीड रखती है ½ mv², और अगर आप हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ले रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और वर्टिकल के लिहाज से भी बात कर सकते हैं, और इसकी कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी की भी बात कर सकते हैं। अगर आपने इसकी कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है तो आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए ½ mv², यू नीड अ रिजल्टेंट वेलोसिटी फॉर दैट। और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास है v = vx² + vy² √। ये आपने इस कॉन्सेप्ट पे जाना है। अब अगर ये वेलोसिटी चेंज नहीं होती और ये वेरी करती रहती है तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ऑल द एयरबॉर्न मोशन वेरी करेगी। तो यहाँ पर मैंने दो केसेस आपके सामने डिस्कस करने। एक, अगर इसको फेंका गया है 60 डिग्री से विद 10 मीटर/सेकंड, और एक अगर फेंका जाता है 45 डिग्री के साथ। तो जो इनकी वैल्यूज़ कॉस और साइन 60 के लिहाज से डिफ़र करेंगे, उसी हिसाब से स्पीड डिफ़र करेगी। स्पीड डिफ़र करेगी तो आपकी वेलोसिटी डिफ़र करेगी। तो अमूमन एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन दे देता है जिसमें आपको कम टाइम के अंदर आंसर को फाइंड आउट करना होता है, और कभी कभी ये वेलोसिटी भी नहीं देता। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जल्दी से कैसे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि जब आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इट कैन नेवर बी ज़ीरो। क्यों? आपकी किसी स्टेज के ऊपर भी आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं हो रही, बिकॉज vx कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो आपकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो हमेशा रहेगी। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछता है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी बताएं। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आपका जो वी वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन वी एक्स जो है वो आपका स्टे कर रहा होता है। और कुछ बच्चे जल्दी से मिस्टेक कर लेते हैं कि जी हाईएस्ट पॉइंट पे चूँकि वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन को इग्नोर कर जाते हैं और वो वेलोसिटी ज़ीरो को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो और काइनेटिक एनर्जी भी फिर ज़ीरो हो जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को जो हम स्टडी कर रहे हैं ये ज़हन में रखें कि वी एक्स कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इस पोजीशन में अगर हमारे पास एट पॉइंट पी, तो एट पॉइंट पी अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई है, तो फिर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी रेशो के लिहाज से। तो ज़रा देखते हैं, हमारे पास जो वी एक्स है वो बनता है v cos of 60 विच इज़ 10 cos 60 होता है 0.5, तो ये आपके पास 5 मीटर/सेकंड आपका वी एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। वी वाई जो है वो v sin 60 है। अब v आपके पास 10 है और sin 60 है 0.866, तो ये आपके पास 8.6 मीटर/सेकंड आ गया। इन दोनों को आप अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी लें तो vx² + vy² √ करें तो आपके पास आंसर ये वाला रिजल्टेंट वेलोसिटी 10 ही बनेगा, ठीक है। तो अब वो कहता है कि जी अगर यहाँ पर आपकी वेलोसिटी e है तो ज़रा p के ऊपर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करता हूँ। एट पॉइंट p हमारे पास है कितना, ½ mv² है। v आपके पास p के ऊपर है 10, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपके पास 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास 100 बन जाता है। हाफ से डिवाइड होगा तो 50m आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो कि E के बराबर है वो आ जाती है। अब सवाल ये है कि P, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी।
जहाँ पर एक कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी? तो आपने ये ज़रा लॉजिक्स अपने सेट करने हैं। तो मैं अब ये ऊपर वाला रब करता हूँ, बल्कि यहाँ पे इसको मैं मिटाता हूँ, बाद में ले आऊँगा। एट द हाईएस्ट पॉइंट इसको क्यू कर लेते हैं। एट क्यू हमारे पास v वर्टिकल 0 है, तो फिर जो vx है वो तो चेंज ही नहीं होता, वो तो 5 है। तो फिर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो vx के बराबर ही है, तो v भी हमारे पास फिर 5 ही है। ठीक है, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तो हॉरिजॉन्टल ही है ये। तो फिर आपकी अब काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी? हाफ m v², ये आपका vx था, तो ये बन जाता है 12.5, ये इतना बन जाता है। और इसकी रेशियो अब आप निकाल लें, 12.5 ई नहीं 12.5 ही आप कर लेते हैं। आपके पास ये था 50 m था आपके पास ई के बराबर, और 12.5 m आता है ना साथ, ये इसकी कितनी रेशियो? तकरीबन ये 4 के करीब बनती है, 1:4 का। तो ऐसा ही को मिलता जुलता ऑप्शन आपको एमसीक्यू के अंदर गिवन होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका जाए 60 के एंगल के ऊपर, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो एनर्जी है वो कितने टाइम रिड्यूस हो जाती है। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। और अगर वो ये वेलोसिटी नहीं देता है तो आप सिंपल v करके भी चल सकते हैं आप, कि खाली v अपनी तरफ से वैल्यू ले लें, अपनी तरफ से 10 ले लें आप, और बाद में आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि जी हमारे पास अब ये इसके बराबर आ सकता है, कि ये इनके बीच में फ़र्क है। अब अगर हम एंगल चेंज कर दें, अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो 60 का एंगल है इसको चेंज कर देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, ताकि आप ना ज़हन में ये ना रखें कि इनके कोई फिक्स्ड आंसर्स हैं, नहीं। अब ये 30 के एंगल्स, अब इसके लिहाज से कंपोनेंट बदलेंगे, वी एक्स कॉस 30 हो जाएगा। अब कॉस 30 जो होता है, मैं नए सिरे से इसको दोबारा करता हूँ, ये जो 60 वाला रिजल्ट था ये तो मैं इधर लिख लेता हूँ साइड पे ना, ताकि बाद में मैं आपसे कंपेयर करा सकूँ कि 50 m और बाद में जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया तो 50 m और तो वर्टिकल कंपोनेंट जब 0 हो गया तो 12.5 m ये आंसर आया था 60 एंगल के ऊपर। ठीक है, अब एंगल है 30, तो वी एक्स वी कॉस 30, अब v आपके पास 10, cos 30 है 0.866, तो ये 8.6 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, और वी वाई आपके पास v sin 30, v 10 sin 30.5, और ये 5 मीटर पर सेकेंड आ, यानी कंपोनेंट इंटरचेंज हो गए। अब आपके पास यहाँ पर तो एट द पॉइंट P हाफ m और v है 10, तो आपके पास है 50 m की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो कि E के बराबर है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, एट हाइट एट Q, ये आपका 0 हो जाता है, वी वाई आपका 0 है। ठीक है, ये शायद आपको ये एंड भी हाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, वी वाई आपका 0 हो जाता है, तो फिर हाफ m और वी एक्स ही है आपका, वी एक्स है आपका 8.66 का स्क्वायर। तो ये ज़रा हम करके देख लेते हैं, 8.66 का जो स्क्वायर है, 8.66 मल्टीप्लाई बाई 8.66, तो ये बनता है 75 डिवाइडेड बाय 2, ये को 37 m बन जाता है। 60 एंगल के साथ 50 m और 12.5 m की रेशियो आई थी काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होने की। यहाँ पर अब 50 m और 30 इसके साथ
ये आ जाता है। ठीक है जी। और अगर हम यहाँ पर एंगल 45 ले लें, तो जो बच्चे मैथ में ज़रा फास्ट है उनको पता है कि 45 एंगल के ऊपर कॉस की और साइन की सेम वैल्यू आती है। आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा। तो जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा तो फिर आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ रह जाएगी। तो ये आपने 45 के लिहाज से क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। मैं इसके यहाँ पर आपको एक शेडो दे देता हूँ, आपने वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है और कंपेयर करना है एट पी और एट क्यू जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है। यहाँ पे मैंने 45 एंगल ड्रॉ कर दिया। अब जो वी एक्स है वो आपका v cos 45 और वी वाई जो है दैट इज v sin 45, बोथ विल हैव द सेम वैल्यूज, क्योंकि sin 45 और cos 45 दोनों की बराबर वैल्यूज आते हैं। और अगर आप एक वेक्टर ट्रायंगल बनाएं तो ये जो कंपोनेंट है आपका, इसका और इसका, ये दोनों की सेम लेंथ आती है, दोनों की सेम लेंथ, दोनों कंपोनेंट 45 के एंगल के ऊपर बराबर आते हैं। ठीक है। अब ये आपको मैं होमवर्क टास्क दे रहा हूं कि आपकी Q के ऊपर कितनी काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होती है या रह जाती है। तो ये आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, इधर P के ऊपर कैलकुलेट करोगे हाफ एम वी स्क्वायर करके, ये तो आपका सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो सिंपल 50 m ही आएगा क्योंकि यहाँ से 10 मीटर से फेंक के गया था। Q के ऊपर आपने वी वाई ज़ीरो कर देना और फिर इसके लिहाज से चलना और फिर बाद में कंपेयर करना है आपने। ठीक है जी। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो सब्जेक्ट है ये डन हो जाता है। अब इससे रिलेटेड छोटी छोटी एक दो बातें और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इस एग्जाम्पल की तरफ आए। ये मैंने क्लिफ से ना एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दी है एक बॉल को, और ये गिरा है नीचे। जब ये गिरा है तो इसकी ज़रा एक स्ट्रेंज मूवमेंट है। यहाँ तक तो हमारी समझ में आता है, हमने पढ़ा है। उसके बाद ये चूँकि बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, ये सीधा वर्टिकल हो गया। ऐसे केस के अंदर एयर रेजिस्टेंस जो है वो इग्नोर्ड नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बारे में, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के बारे में एक कमेंट बन जाता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस है तो ये इसको स्टॉप कर, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को स्टॉप कर सकती है। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ ये क्या कर सकती है, ये ज़रा बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स है, ये ज़रा सुनिएगा आप। देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, इस मोशन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे P के बाद क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट सीधा नीचे आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म हो गया और ये टोटल अपने वर्टिकल कंपोनेंट के साथ आ रहा है। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इसका Vx जो है वो डिक्रीज करता हुआ 0 अप्रोच कर लेता है। क्यों? सामने से एयर आ रही है, वो उसको जाने ही नहीं दे रही, और ये उसका एविडेंस ये है कि वो बिल्कुल सीधा नीचे आ रहा है। तो Vx उसका डिक्रीज करके 0 हो गया। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो जब भी कोई चीज़ नीचे आती है तो हमेशा वेलोसिटी तो बढ़ती है, उसकी वर्टिकल कंपोनेंट तो इंक्रीज होता है, वो फास्ट 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 होता जाता है। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखने लगा हूँ, तो वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीजेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ये एक हद तक बढ़ेगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी जो है। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी? बहुत आसान सा जवाब है, टर्मिनल वेलोसिटी। जब एयर रेजिस्टेंस 0 नहीं है, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट 0, तो फिर इसके ये, और डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत नीचे आता जा रहा है, तो हो सकता है कि इसके पास टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाए। जब टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और वो कंपोनेंट कांस्टेंट होगा। वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट होगा और हम इसको लिखेंगे द वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीजेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है जी। ये भी एग्जाम्पल मेरे सामने फिनिश हो जाती है।
अब एक जो आपके नोट्स मैंने भेजे उसका पेज नंबर 8 मैं टच करने लगा हूँ। पेज नंबर 8 के अंदर कहता है कि जी अगर एक मूवमेंट है प्रोजेक्टाइल की तो आप उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ग्राफ्स ड्रॉ करें। देखें आपके पास ये एक ग्राफ आता है, एक ग्राफ आपके पास ये आता है, ये दो ग्राफ हैं। इनको लेबल करना है मैंने, इनमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला कौन सा है और वर्टिकल कंपोनेंट वाला कौन सा है। तो ये जो ग्राफ है ये वर्टिकल वेलोसिटी है, जो अप एंड डाउन मूवमेंट ये वाली ऐसे, यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, आप इधर पहुंच गए, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी थी, ठीक है। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है जो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता होता 0 हो गया यहाँ पर, और ये वो 0 पॉइंट आ गया। उसके बाद ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपकी वर्टिकल वेलोसिटी का है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट चल रहा है, सो दिस इज Vx। ये आपका Vx ग्राफ है जो हॉरिजॉन्टल का है। अब ये थीटा डिटरमिन करेगा, ये जो एंगल है ये डिटरमिन करेगा कि Vx स्मॉलर है या Vx ग्रेटर है। अगर Vx V वर्टिकल से ग्रेटर है तो ये लाइन इससे ऊपर बनेगी, अगर Vx V से स्मॉलर है तो ये लाइन Vx इससे नीचे बनेगी। ये आपका थीटा डिटरमिन करता है, ठीक है जी। और वेक्टरली भी ये डिटरमिन हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक एंगल है, एक सीधी सी बात है कि इतना सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इतना सा वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों का साइज सेम आ रहा है, तो फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इधर से आएगी इसके पास से। लेकिन अगर आप ग्राफ को बिल्कुल ही स्मॉलर एंगल पे करते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट छोटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर वर्टिकल वेलोसिटी से ऊपर ड्रॉ होगी। ये आपने थोड़ा सा पेज नंबर 8 को देख लेना है मेरे साथ, ठीक है। ये मेरे पास एक अनदर एग्जांपल है, एक बॉल रोल डाउन कर रहा है हॉरिजॉन्टली और फिर इधर से नीचे गिर जाता है। कहता है यहाँ पर टाइम t है जहाँ पर वो फॉल करता है इधर, और आपके पास उसने 4-5, ये पेज नंबर 10 के ऊपर ये क्वेश्चन है, 4 ग्राफ दिए हैं और उसने बेस्ट ग्राफ सेलेक्ट करने का आपको कहा है। क्वेश्चन उसने ये दिया है कि जब ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था और t के बाद आके ये फॉल कर जाता है, तो t के बाद की जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है और नो एयर है, इसके अंदर कोई एयर रेजिस्टेंस का रोल नहीं है। कहते हैं आप इसकी ना रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल वेरीज फ्रॉम x टू y। जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है वो वेरी कर रही है। आप इससे पहले एक्सेलरेशन पढ़ते आ रहे हैं, एक्सेलरेशन आप उसने क्वेश्चन फोर्स के ऊपर दे दिया, तो जैसे एक्सेलरेशन होगा वर्टिकल वैसे ही फोर्स को ट्रांसलेट करेंगे आप। और वो उसके सामने उसने मुख्तलिफ ग्राफ्स आपको बताए, मैं करेक्ट ग्राफ को पॉइंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे कि टाइम t पे वो फॉल करता है, तो जब तक वो यहाँ तक पहुँचता है उसके ऊपर कोई वर्टिकल फोर्स रिजल्टेंट एक्ट नहीं कर रही। उसका रीज़न ये है कि वर्टिकल फोर्स या तो नीचे होती है W होगा, या इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, ये वर्टिकल फोर्सेस है। और इसकी चूंकि मूवमेंट वर्टिकल है ही नहीं है, ना ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से t से पहले पहले तक की इसके बीच में वर्टिकल रिजल्टेंट फोर्स है ही नहीं है। तो आपका जो ग्राफ ड्रॉ होगा अप टू t रिजल्टेंट फोर्स का वो 0 पे होगा, ये वाला, ठीक है। फिर वो जब यहाँ से फॉल करना शुरू करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन की वजह से उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एक्सेलरेशन का वो लाइव हो जाएगा, क्योंकि उसका वेट एक्ट कर रहा है, ये सरफेस हट गई है और रिएक्शंस बीच में से रिमूव हो गया। जब ये रिएक्शन रिमूव हो गया है तो इस बॉल की मुख्तलिफ पोजीशंस ड्रॉ करते हैं, तो इसके ऊपर वेट ही एक्ट कर रहा है। तो अगर वेट चेंज नहीं हो रहा, कोई और फोर्स भी नहीं है, तो रिजल्टेंट कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इसके ऊपर एक्ट करनी शुरू कर देगी और आपका ग्राफ जो है वो इस किस्म का
बन जाता। ये आपका करेक्ट ऑप्शन आता है इसके बीच में। टाइम t के बाद उसके ऊपर w फोर्स जो वो एक्ट कर रही थी। यानी हमने शुरू किया था वेलोसिटी के कंपोनेंट से, एक्सेलरेशन की बात की, और बीच में उसने फोर्स को भी डिस्कस कर लिया इसके बीच में। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके सामने ना मैंने जो नोट्स सुबह आपको अपलोड करने हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के और कुछ उनकी एक्सप्लेनेशन के, उनमें 11, 12, 13, 14 ये पेजेस होने, 11, 12, 13 एंड 14। 11 एंड 12 पेजेस के अंदर मैंने काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ, जो मैंने पहले कर लिया हुआ। इसके बीच में मैं आ रहा हूँ सीधा जो पेज 13 और 14 के ऊपर जो क्वेश्चंस लाई कर रहे हैं उनको डिस्कस करने के लिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है कि एक बॉल है, उसको हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है और यहाँ से आके वो प्रोजेक्टाइल मोशन लेती है, और जिस स्पीड से वो आ रही थी दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज़ लैंडेड आफ्टर कवरिंग अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, नो एयर। कहता कैलकुलेट द टाइम ऑफ फॉल। द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू गो टूवर्ड्स द वर्टिकल मोशन। टाइम ऑफ फॉल आपके पास, ये वेलोसिटी आपकी कंसिडर नहीं होगी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ठीक है, तो टाइम ऑफ फॉल में हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू हाफ gt²। नाउ दिस इज 15, इस 2 को भी इधर ले आता हूँ, 2/9.81 इज इक्वल टू t², and the t ultimately comes to 1.7 second। वेरी सिंपल इक्वेशन। टाइम ऑफ फॉल फाइंड आउट करने का हमारे काइनेमेटिक्स के जो रूल्स थे वो हमने यहाँ पे अप्लाई किए, सिर्फ इसको हमने कंसीडर नहीं किया ड्यू टू द प्रोजेक्टाइल केस। अब वो कहता है सेकेंड पार्ट के अंदर फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर falling 15 मीटर। जब ये पूरा फॉल, तो यहां पर उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बताएं आप। ठीक है, यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछने का मतलब क्या है? सिर्फ एक ही मतलब है कि जो आपने टाइम निकाला है इस पूरे जर्नी का, आप उसको इस्तेमाल कर सकें। गौर से देखिएगा, अगर वो यहाँ पर पूछ लेता है तो आप ये टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, वो उसकी डायनामिक्स और थे। एक आया हुआ एक सवाल, लेकिन उसके डायनामिक्स और थे, उसमें ये टाइम वगैरह इस्तेमाल नहीं होता। तो एट द बॉटम या जस्ट बिफोर लैंडिंग का मतलब है कि उसने पूरा 15 मीटर कवर कर लिया, तो टाइम आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालें। भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, vx² प्लस v वर्टिकल वेलोसिटी या vy का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट निकलता है। अब vx तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड तो ऊपर मौजूद है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। वर्टिकल वेलोसिटी इस मूवमेंट से पता चलेगी, उसको कैसे हम कर सकते हैं? तो उसके लिए आपके पास कई इक्वेशन है। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है आपके पास, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, इस इक्वेशन को लगा लें। ठीक है, या आप v माइनस यू इज इक्वल टू 80 लगा लें, ये लगा लें। टाइम भी है आपके पास, एक्सेलरेशन 9.81 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल फाइनल आप निकाल सकते हैं। एनी इक्वेशन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो आप इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ, ये वर्टिकल वेलोसिटीज़ हैं सारी, वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल वेलोसिटीज़ होंगी। ये आपके इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 जब आप फॉल करते हैं, 2 इंटू 9.81 इंटू 15, ये जो आपका 15 मीटर का डिस्टेंस आपने फॉल किया, तो आपके पास v आपके पास आ जाती है वर्टिकल जो है 17.16 मीटर पर सेकेंड। अब आपने निकालनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर फीड कर दें, आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आ सकती है। इस इक्वेशन को, इस पार्ट को स्टार लगा दें कि आपके कैलकुलेशंस, ये तो स्टीरियोटाइप है, ये ज़रा डिफरेंट था,
ताकि आप इसको रिवीजन में देख सकें आप। अच्छा, ये मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है और ये भी पास पेपर का है। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल्स की मुख्तलिफ शेप्स देखी थी कि एक कंप्लीट पैराबोलिक, फिर आधे वाला पैराबोलिक और ये फिर स्टार्टिंग वाला पैराबोलिक। ये तीसरे फॉर्मेट के ऊपर सवाल सेलेक्ट किया हुआ है। कहते हैं एक बॉल को शूट आउट किया जा रहा है एंड जस्ट पासिस ओवर द वॉल। बॉल जो है इससे जस्ट पास करता है, ठीक है। जस्ट पास का मतलब है कि ये जो आपकी हाइट है ये h है। अगर इससे बहुत ऊपर कर रहा होता तो फिर हाइट और डिफरेंट होती, ठीक है जी। ये उसकी ट्रेजेक्ट्री है। कहते हैं इसको लगते हैं 0.17 सेकेंड टू रीच द वॉल। कोई एयर रेजिस्टेंस का केस नहीं है। आप कहते हैं बताएं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन, फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सबसे बड़ा हिंट ये है कि यहाँ तक अगर उसका टाइम लगता है 0.17 सेकेंड तो ये डिस्टेंस कवर करने में भी उसको 0.17 सेकेंड ही लगेंगे। और हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है vxt। तो डिस्टेंस हमारे पास, स्पीड हमारे पास है, स्पीड भी उसने गिवन दी हुई है 12.4 मीटर पर सेकेंड से फेंका हुआ। तो 12.4 cos 36 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टाइम है 0.17। तो आपके पास ये आ जाता है 1.7 मीटर हाइट या ये जो वॉल से इसका फासला है ये आ जाता है। कहते हैं ये फासला निकालने के बाद आप ऐसा करें, हाइट ऑफ वॉल भी निकाल के दिखाएं, h भी निकाल के बताएं। हाइट ऑफ वॉल है जो, अब वो वर्टिकल मूवमेंट है। अब वर्टिकल मूवमेंट में अगर आप, इससे पहले आपका एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप ऐसे मोशंस को डील करते रहे। जब फॉलिंग मोशन होती थी तो आपकी इनिशियल स्पीड 0 होती थी, जबकि इस केस के अंदर आपकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होगी, ये तो अपवर्ड मोशन है। तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे s इज इक्वल टू ut -12 g t²। माइनस लगाया कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। तो पहले आप खाली s इज इक्वल टू हाफ जी टी लगा दें क्योंकि आप डाउनवर्ड मोशन में आ रहे होते थे। तो ये इनिशियल स्पीड आपकी है। अब ये वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल स्पीड होगी 12.4 sin 36, टाइम है 1.7 माइनस हाफ 9.81 1.7 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.1 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा। नई बात इसमें सिर्फ ये पता चली है कि जब इस किस्म का पैराबोला होता है या प्रोजेक्टाइल होता है तो इनिशियल वर्टिकल स्पीड 0 नहीं होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट जो मेरी डिज़ायर थी कि कितना लेक्चर मैं आप तक पहुंचा दूं वो मैंने उसको रिकॉर्डिंग आपको दे दी है। पेज नंबर 7 के बारे में क्लास के अंदर मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको, वो मैंने इस एक्सप्लेनेशन में टच नहीं किया है। वो कुछ फार्मूला डेरिवेशंस हैं। कैम्ब्रिज का उन क्वेश्चंस का स्टाइल नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के अंदर उसके बारे में एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा लाइट लिया। पेज 7 को एक एग्जांपल है, वहाँ पे कुछ फार्मूलाज डिराइव करने थे वहाँ पे, तो उसको आपने ज़रा लाइटली लेना है। कल क्लास के अंदर मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है जी। योर क्यूरीज विल बी वेलकम्ड। अगर आपको कोई मसला हो तो ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइए।